गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम आई थी आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट में। उसके शेड्यूल देखो। शेड्यूल 5th के अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी कैपिटल आती है। एथोराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इन चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पता ही कि एथोराइज कौन सी होती है, इशू कौन सी होती है, सब्सक्राइब्ड कौन सी होती है। कॉल्ड अप कैपिटल में आपको लेस करना है कोई कॉल अनपेड, यानी कोई कॉल ऑफ कोई एरर हो, ठीक है, कॉल। उसके बाद आ जाता है शेयर्स फॉर फ्यूचर, वो आपको ऐड कर देना है। और लेस कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन, आप चाहे तो इसको यहाँ से लेस कर दो, या फिर इसके लिए एक अलग से हेड है 15 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो अलग से। ये आपका 5th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पता है कि रिजर्व क्या होते हैं और सरप्लस, सरप्लस का मतलब कोई पीएल का जो बैलेंस बचता है, डेबिट या फिर क्रेडिट या फिर अदर कोई सरप्लस है, ठीक है। रिजर्व के अंदर आपके कौन कौन से रिजर्व आते हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, कोई जनरल रिजर्व। उसके अंदर कोई एडिशन रिजर्व अगर आपका हो, मतलब क्वेश्चंस आपको ये बता रहा है कि आपको आपके प्रॉफिट का कुछ अमाउंट एडिशन रिजर्व में डालना है। मीन्स आपकी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा हो और साथ में ये कह रखा हो कि जब आप पीएल बना रहे हो तो उसमें जो प्रॉफिट आता है उसका 10% आपको रिजर्व में डालना है, ठीक है, रिजर्व मेंटेन करना है। तो आप वो 10% यहाँ पे एडिशन रिजर्व इस रिजर्व में ऐड कर दोगे। या कोई पीएल का डेबिट बैलेंस आता है, देखो क्रेडिट बैलेंस को आप अलग से लिखोगे जब प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है, और अगर आपका लॉस आ रहा हो तो आप इसको यहाँ से डिडक्ट करके दिखा देते हो। या फिर अदर कोई स्पेसिफाइड रिजर्व हो, स्पेसिफाइड यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है जो रिजर्व, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए होते हैं, ठीक है, उन्हीं पर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है। ये सारे आपके आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 6 के अंदर। शेड्यूल 7 आपका बनता है बोरोइंग का, यानी उधार, जो कंपनी जो बोरोइंग यानी जो उधार ले रही है, जैसे डिबेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही है, ठीक है, वो आपको क्लियर कर देगा कि ये बोरोइंग है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। अदर कोई स्पेसिफाइड टाइप का बोरोइंग आप ले रहे हो तो वो आपका आएगा शेड्यूल 7 बोरोइंग के अंदर। शेड्यूल 8 आपका बनता है इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर। इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर यानी जब कंपनी इन्वेस्टमेंट लगा रही है किसी बाहर, मतलब किसी अदर कंपनी में, मान लो कि शेयर्स परचेज कर लिया कंपनी किसी दूसरी कंपनी के, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लॉन्ग रन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसकी मेजोरिटी कितनी है, 12 मंथ से ज़्यादा है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, अदर कोई अप्रूवल सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया, डिबेंचर लिए किसी कंपनी के, बॉन्ड्स लिए, या फिर अदर सिक्योरिटी शेयर्स लिए, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जब यही इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो 12 महीने के अंदर मैच्योर हो रही हो, जैसे आप ट्रेजरी बिल में पैसा लगा रहे हो, कॉमर्शियल्स पेपर में लगा रहे हो, सर्टिफिकेट डिपॉजिट में लगा रहे हो, ठीक है, ये सारी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती है। आपका ये शेड्यूल था 7। 8 शेड्यूल के अंदर आपकी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। 9 शेड्यूल आपका आता है लोन का, यानी जब आप बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो। अब लोन भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन इसकी करें सिक्योरिटी वाइज, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब जिसके बदले में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी रख रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप अपने हाउस लोन ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने किसी जमीन को गिरवी रख के लोन ले रहे हो, ठीक है। उसी तरह कंपनी के अंदर होता है कि कंपनी अपनी किसी प्रॉपर्टी को रख के लोन ले रही है, अपनी किसी पॉलिसी के बदले में लोन ले रही है, अपने किसी सिक्योरिटी या बॉन्ड्स के बदले में लोन ले रही है, अपने शेयर्स के बदले में लोन ले रही है, इन चीज़ को एज ए सिक्योरिटी रख के। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड, जब यही लोन क्या है, विदाउट एनी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं तो उनको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशंस के अंदर कि आप जो बोरोइंग है वो कहाँ से ले रहे हो, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट से, या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी अदर कंपनी से ले रहे हो।
मेजोरिटी वाइज क्लासिफिकेशन अगर हम लोन्स की करें तो शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन का पता है आपको, जिसकी मेजोरिटी 12 मंथ की होती है। लॉन्ग टर्म जो इससे ज़्यादा का होता है। आपका शेड्यूल है ये 9 यानी लोन, ठीक है। शेड्यूल 9 लोन्स का आपका ये शेड्यूल बनता है। शेड्यूल 10 आती है आपकी फिक्स एसेट्स। आप सबको पता है फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसको तो डिटेल में लिखने की लोड़ ही नहीं है। आगे आपका शेड्यूल 11 है कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी किसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का जो कैश उसके पास है या बैंक बैलेंस है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, शेड्यूल 11 के अंदर दिखाएंगे। जैसे कि कैश आपके पास पड़ा है, किस फॉर्म में अगर हो, चेक की फॉर्म में हो या ड्राफ्ट या स्टैम्प या किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, कैश। या कोई बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कौन सा, शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर करंट अकाउंट के अंदर आपका बैंक बैलेंस पड़ा हो, अदर कोई स्पेसिफाइड पर्पस का आपका कैश आपकी कंपनी में हो। जब हम इसी कैश को इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी आपकी कंपनी की ब्रांच कोई अगर आउटसाइड इंडिया में भी हो तो उस कंपनी के पास जो कैश है, ठीक है, और इंडिया के अंदर ब्रांच है जो उसके पास कैश है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग दिखा लेते हैं, इंडिया की कम उसको ब्रांच का भी और आउटसाइड इंडिया का भी। 12 शेड्यूल के अंदर आपका आएगा एडवांस एंड अदर एसेट्स, ठीक है, जो आप एडवांस क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने एडवांस लिया है तो वो तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, जब एडवांस आप पे करते हो तो वो आपकी क्या है, एक तरह से एसेट्स बनती है। एडवांस के अंदर आपका है एप्लीकेशन डिपॉजिट विद सीडिंग कंपनी, ठीक है, कोई सीडिंग यानी री इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर कोई एप्लीकेशन डिपॉजिट आप करवाते हो, कोई प्री पेमेंट करते हो, मतलब एडवांस में पेमेंट कर देते हो, किसी ऑफिसर को एडवांस में पेमेंट कर देते हो, टैक्स पे करते हो एडवांस में, टीडीएस कटवाते हो, वो सारा आपका कहाँ पे आएगा, एडवांस हेड के अंदर आएगा। इसी के अंदर हेड हमारा है अदर एसेट्स का। अदर एसेट्स का आपको पता है कि आपको एक चीज़ तो पता है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी बनती हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होगी, एसेट्स बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स होते हैं। उसी तरह से प्रीपेड अगर हम कोई प्रीपेड जो एक्सपेंस होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसेट्स है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, यानी एक तरीके से आपने क्या है, प्रीमियम आपके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी अभी पेमेंट आनी है इन्वेस्टमेंट पे, इनकम मतलब इंटरेस्ट ही लगा लो कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपका ड्यू है, अभी ड्यू हो चुका है लेकिन आपको मिला नहीं। फॉरेन एजेंसी का कोई बैलेंस है, ये चीज़ें आपको स्पेशल दी होगी, जैसे कि फॉरेन एजेंसी बैलेंस या फिर एजेंट का जो बैलेंस है वो स्पेसिफाइड किया होगा आपको क्वेश्चंस के अंदर। किसी ड्यू फ्रॉम होल्डिंग कंपनी से अभी आपको लेना है, ठीक है, ड्यू तो हो चुका लेकिन पेमेंट उसकी नहीं हुई, सब्सिडरी कंपनी से अगर आपको कुछ लेना है, ठीक है। अदर कोई स्पेसिफाइड पर्पस की कोई एसेट्स है, ये अदर्स के अंदर आप यहाँ पे वो लगा सकते हो, सैलरी डेटर्स जो आते हैं, सॉरी ये डेटर्स यहाँ नहीं आएंगे, डेटर आपके लिखे जाएंगे इसमें अदर एसेट्स में, अदर स्पेसिफाइड में, यहाँ पे सैलरी डेटर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न शेड्यूल 14, कोई प्रोविज़न आपने बनाया है, जैसे टैक्सेशन पे प्रोविज़न बनता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कोई प्रोविजंस क्रिएट अगर आप कर रहे हो या कोई स्पेसिफाइड पर्पस का आप प्रोविज़न बना रहे हो, ठीक है, वो प्रोविज़न शेड्यूल 14 के अंदर आएगा। अब इसमें जैसे 13 शेड्यूल रह जाता है आपका, 13 शेड्यूल है करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी सबको पता है, कोई भी अदर इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस ड्यू है, यानी आपने पे करना है, ठीक है, वहाँ तो था आपने लेना था, अब यहाँ पे करना है, एडवांस प्रीमियम आपने ले रखा है, वो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, प्रीमियम आपके लिए इनकम होती है, एडवांस ले रखी है आपने इनकम, ठीक है। सैंड्री क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा। क्लेम कोई आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आपने पे करना है मतलब क्लेम। उसी तरह एन्युटी कोई ड्यू है, ठीक है, एन्युटी का तो आपको पता है, जो एक लमसम अमाउंट लेने के बाद जब कंपनी क्या करती है, कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट शेयर जो पॉलिसी होल्डर को पे करती रहती है, वो उसके लिए एन्युटी होती है। किसी ऑफिसर या डायरेक्टर को आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना है, अभी ड्यू हो चुका है,
ठीक है, ये आपके शेड्यूल बन जाते हैं। आपका 15 शेड्यूल बनता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का। अभी मैंने कहा था जो कि जो पेड अप कैपिटल यानी 5th शेड्यूल के अंदर जो लेस करना था वो वहाँ से आप लेस कर सकते हो, या फिर उसको आप यहाँ दिखा सकते हो 15 शेड्यूल के अंदर। अंडर राइटिंग कमीशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे यहाँ पे आ सकता है अगर वहाँ से डिडक्ट आप नहीं करते। डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट आ जाती है शेड्यूल होने के बाद। ये सारे शेड्यूल देखो, या 8E, इसको बस ऐसे ही लिख देना पॉलिसी होल्डर, जैसे 8B के अंदर ये लिंक लाइबिलिटी वगैरह। ठीक है, स्पेशल जो मेन शेड्यूल आपके हैं वो यही हैं। अब देखो ये आपका आ जाता है नेट करंट एसेट्स। 12 शेड्यूल तक जो आपकी अमाउंट होती है उनको टोटल करके आप 13-14 शेड्यूल लेस कर देते हो तो आपके पास आ जाती है नेट करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद लिखते हो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रूप में आप जो आपकी शेड्यूल 15 है। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। इसको एज इट इज़ ही आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगर आपको कोई आइटम इसमें से टफ लगे उसको स्किप कर देना। ठीक है, और बिल्कुल सेम है जीआईसी का भी। जो बैलेंस शीट की शेड्यूल है वो जीआईसी के लिए भी बिल्कुल सेम है जैसे एलआईसी की है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना।